स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की जो अपनी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसके आज भाग 30 में 25 प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न जो हैं कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उससे संबंधित ये प्रश्न रहने वाले हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आने वाली परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि रीट की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और उसका जो फॉर्म भरने की जो डेट भी वो भी जारी हो चुका है, तो आप अपनी तैयारी में लग जाएं। और यदि आप इन प्रश्नों की PDF को चाहते हो तो PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर इन प्रश्नों की आपको प्लेलिस्ट चाहिए तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी रीट साइकोलॉजी के नाम से, तो आप वहाँ से एक बार विजिट कर सकते हो। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आज का दे रखा है कि समूह के प्रति वफादारी किस स्तर में आता है। ऑप्शन एक दे रखा है प्राक संवेगात्मक स्तर, ऑप्शन 2 दे रखा है परंपरागत स्तर, ऑप्शन 3 दे रखा है उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन 4 दे रखा है किस कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो ये प्रश्न जो है या बालक की जो अवस्था है उनसे संबंधित भी है। बालक की जो अवस्था होती है उसके अंदर हमने पढ़ी है एक तो खोखली मित्रता, एक तो पढ़ी है हमने खोखली मित्रता जो तो देखने को मिलती है बाल्यावस्था में, मित्रता देखने को मिलती है बाल्य अवस्था में। और समूह के प्रति जो वफादारी देखने को मिलती है ये मिलती है किशोर अवस्था में। लेकिन हमको इस प्रश्न को जो तुलना पूछी है वो किससे पूछी है, वो पूछी है जो कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत था उसके जो चरण दे रखे हैं वो दे रखे हैं। इसके अंदर किशोर मित्रता होती है, पक्की वाली मित्रता, एकदम घनिष्ठ मित्रता, ये समूह के प्रति जो वफादारी बोला जाता है वो इसी को बोला जाता है। तो ये जो रहता है ये रहता है हमारा किशोरावस्था के अंदर रहेगा। तो किशोरावस्था के अंदर कौन सा चरण आता है, तो यह आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परंपरागत स्तर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहने वाला है परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर इसके अंदर रहने वाला है क्योंकि 10 से 15 वर्ष के बीच की जो आयु है वो इसी के अंदर शामिल की गई है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। कोलबर्ग का नैतिक सिद्धांत का इस सवाल था। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा, कोलबर्ग का सिद्धांत किस प्रकार के अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन 1 दे रखा है बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन 2 दे रखा है बाल व्यवहार, ऑप्शन 3 दे रखा है बाल निर्णय, ऑप्शन 4 दे रखा है बाल व्यक्तित्व, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है एक तो ये किस पर आधारित है, ये तो एक तो है जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक का सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, उसी के ऊपर ये आधारित सिद्धांत है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के ऊपर। और इसमें क्या किया है इन्होंने, इसमें इन्होंने जो छोटे बालक उनको क्या मतलब उनको हिंज नामक एक कहानी सुनाई, हिंज की दुविधा नामक। तो ये जो सिद्धांत पूरा लिया गया है, ये जो सिद्धांत लिया गया है ये लिया गया है बाल निर्णयों पर। किस पर लिया गया है, बाल निर्णयों पर आधारित है इस सिद्धांत। तो सही आंसर इसका सी रहेगा। और इस सिद्धांत की काफ़ी आलोचना भी हुई। ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था सीटेट के एग्जाम में। इसकी आलोचना क्यों हुई, क्योंकि इसमें केवल पुरुषों को ही शामिल किया गया था, इसमें महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, पुरुषों को ही इसके अंदर शामिल किया गया था, पुरुषों को ही। तो इसकी इस वजह से आलोचना भी हुई थी। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न सीटेट के एग्जाम में पूछा गया था एक बार। और ये हिंज की दुविधा वाला प्रश्न भी पूछा जा चुका है और जीन पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है ये सिद्धांत भी, ये बात भी पूछी जा चुकी है। तो सही आंसर इसका रहेगा सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, कोलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति अपने सिद्धांतों को सर्वोच्च मानता है। ऑप्शन 1 दे रखा है सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन 2 दे रखा है सार्वभौमिक नैतिकता चरण, ऑप्शन 3 दे रखा है समूह स्वीकृति चरण, ऑप्शन 4 दे रखा है दंड और पुरस्कार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दंड और पुरस्कार वाला जो चरण है वो तो पहला चरण है। सामाजिक जो अनुबंध के जो चरण है ये स्तर मतलब तीसरा जो इसका चरण है, चरण 3 है। चरण 3 की जो पहली अवस्था है उसके अंदर है सामाजिक अनुबंध चरण। और कोलबर्ग किस चरण में अपने व्यक्ति अपने सिद्धांतों को सर्वोच्च मानता है, तो वह है सार्वभौमिक नैतिकता चरण। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। सार्वभौमिक नैतिकता चरण में व्यक्ति अपने सिद्धांतों को सर्वोत्तम मानता है, मतलब सबसे ऊंचा जो नैतिकता का स्तर है वो यही है। दूसरों के लिए जो सर्वस्व त्यागने की जो भावना होती है वो इसी के अंदर होती है। भाई दूसरों की भलाई के बारे में व्यक्ति जब सोचता है तो इसी के अंदर सोचता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अपने सिद्धांतों में सबसे जो सर्वोच्च सिद्धांत है वो है ऑप्शन नंबर बी, सार्वभौमिक नैतिकता चरण। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पहला चरण क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है दंड और आज्ञाकारिता, ऑप्शन 2 दे रखा है पारस्परिक अपेक्षाएं, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यक्तिगत नैतिकता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में पहला जो चरण है वो है दंड एवं आज्ञाकारिता। पहला चरण क्या है, दंड एवं आज्ञाकारिता एवं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसकी 3 अवस्थाएं हैं। जो पहली अवस्था है उसको बोलते हैं पूर्व परंपरागत या पारंपरिक नैतिकता, दूसरी जो है उसको बोलते हैं परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन 3 दे रखा है। ऑप्शन जो इसका 3 जो स्तर नंबर 3 है या अवस्था नंबर स्तर नंबर 3 है वो है स्वमान्य नैतिक सिद्धांतों पर आधारित यानी उत्तर पारंपरिक अवस्था। तो इसका सही आंसर रहेगा कोलबर्ग के नैतिक का सिद्धांत में पहला चरण क्या है, दंड और आज्ञाकारिता। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 5 है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना किस चरण का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन 2 दे रखा है व्यक्तिगत लाभ, ऑप्शन 2 दे रखा है समाज स्वीकृति चरण, ऑप्शन 3 दे रखा है कानून और व्यवस्था चरण, ऑप्शन 4 दे रखा है सार्वभौमिक नैतिकता चरण, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सामाजिक व्यवस्थाएं बनाए रखना ये जो चरण है ये किस बात का है, ये है कानून और व्यवस्था चरण का। किसका है, कानून और व्यवस्था चरण का। और ये आता है परंपरागत स्तर में।
परंपरागत स्तर के अंदर जो दूसरी अवस्था है परंपरागत स्तर की, उसके अंदर ये शामिल किया गया है। परंपरागत स्तर नंबर 2 और इसकी अवस्था भी दूसरी है। तो कानून और व्यवस्था चरण, इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर व्यक्ति को ये लगता है कि जो समाज और कानून के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं वो नियम, मतलब उन नियमों को बदला नहीं जा सकता और वो नियम इंसान से बढ़कर है। लेकिन जब इसमें आगे वाले में चला जाता है, वो उत्तर परंपरागत स्तर में जब चला जाता है, उत्तर परंपरागत स्तर में इंसान चला जाता है, तो वो सोचता है कि कानून और जो ये नियम समाज के द्वारा बनाए गए हैं ये मनुष्य से बढ़कर नहीं है और इनको ज़रूरत पड़ने पर बदला भी जा सकता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 6 है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता का विकास किस प्रकार होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है आनुवंशिक आधार पर, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक संदर्भों के आधार पर, ऑप्शन 3 दे रखा है सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर, ऑप्शन 4 दे रखा है भावनात्मक अनुभवों के आधार पर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता का जो विकास होता है वो होता है सामाजिक संदर्भों के आधार पर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इंसान जो है वो समाज में रहकर समाज के लिए एक नैतिक उदाहरण प्रस्तुत होना चाहता है। तो जो सामाजिक संदर्भ है उन्हीं के आधार पर बालक की नैतिकता का विकास होता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, दंड और आज्ञाकारिता चरण में बच्चों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है सजा से बचना, ऑप्शन 2 दे रखा है पुरस्कार प्राप्त करना, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक मान्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है दोनों ए और बी, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो दंड और आज्ञाकारिता जो अवस्था है वो है पूर्व परंपरागत स्तर की अवस्था है। पूर्व परंपरागत चरण जो है उसकी दोनों अवस्थाएं हैं, एक तो है दंड और आज्ञाकारिता, और इसके अंदर भी एक और है इनाम और लालच के चक्कर में बालक क्या करता है, एक नैतिक व्यवहार प्रदर्शित करता है। जैसे कोई मेहमान आ जाता है तो उसके सामने चुपचाप बैठ जाता है, जैसे उसको पता है कि बाद में जाएंगे तो उसको कुछ न कुछ दे के जाएंगे, या फिर अपना डांस वगैरह दिखाने लग जाता है। तो ये सब जो प्रक्रिया हैं, ये सब पहले जो चरण होता है उसके अंदर सजा से बचना और पुरस्कार प्राप्त करना, ये दोनों ही चरण किस में है? पूर्व परंपरागत स्तर के अंदर ये शामिल है। तो दंड और आज्ञाकारिता चरण में बच्चों का मुख्य उद्देश्य होता है सजा से बचना और पुरस्कार प्राप्त करना। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन 1 दे रखा है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यक्तित्व विकास, ऑप्शन 4 दे रखा है जैविक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, जीन पियाजे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्होंने 4 अवस्थाएं दी हैं संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित। तो इनका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, और है किसका? वो जीन पियाजे का सिद्धांत है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका सही आंसर। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा, कोहलबर्ग के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन 2 दे रखा है परंपरागत स्तर, ऑप्शन 3 दे रखा है उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन 4 दे रखा है व्यावसायिक स्तर, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो शामिल नहीं है पूर्व परंपरागत स्तर है, परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर है, लेकिन व्यावसायिक स्तर नाम का कोई इन्होंने चरण नहीं दिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूर्व परंपरागत में है बालक की जो आयु काल है वो है इसके अंदर 4 से 10 वर्ष तक का जो भी बालक है वो इसके अंदर है। परंपरागत स्तर में 10 से 13 वर्ष से 10 से 15 वर्ष तक का बालक है, और इसके ऊपर जो बालक हैं वो हैं इससे ऊपर वाले 15 से अगले जो भी हैं नेक्स्ट वर्ष तक जो भी हैं वो इसके अंदर शामिल है उत्तर परंपरागत स्तर के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है। सजा और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता को किस स्तर में शामिल किया गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन 2 दे रखा है परंपरागत स्तर, ऑप्शन 3 दे रखा है उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सजा और आज्ञाकारिता उन्मुक्ता को किस चरण में शामिल किया गया है? इसको किया गया है पूर्व परंपरागत स्तर के अंदर। तो सही आंसर हो जाएगा इसके ऑप्शन नंबर ए। इसमें बालक दंड और आज्ञाकारिता के लिए और इनाम और लालच के कारण अपनी नैतिकता प्रदर्शित करता है और नैतिकता का उसके अंदर धीरे धीरे विकास होता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। परंपरागत स्तर की जो आयु काल है वो है 10 से 13 वर्ष, और उत्तर परंपरागत का है 13 से आगे वाले। तो सही आंसर इसका रहेगा ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार कोहलबर्ग के किस स्तर में आता है? सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार इसके अंदर कौन से उसके अंदर आता है स्तर के अंदर? परंपरागत स्तर ऑप्शन 2 दे रखा है उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन 3 दे रखा है पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा उत्तर परंपरागत स्तर। सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार जो आते हैं ये आते हैं उत्तर परंपरागत स्तर के अंदर। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो है ये है उत्तर परंपरागत की पहली अवस्था। उत्तर परंपरागत स्तर जो है परंपरागत जो स्तर है उसकी है पहली अवस्था। दूसरी है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, नैतिक विकास सिद्धांत, ये दूसरी है। और सामाजिक अनुबंध और व्यक्ति जो सार्वभौमिक नैतिक विकास सिद्धांत ये इसकी दूसरी अवस्था है, और पहली अवस्था इसकी है सामाजिक अनुबंध व्यक्तिगत अधिकार। इसके अंदर होता क्या है कि जनतांत्रिक रूप से स्वीकृत नियमों तथा
सामुदायिक कल्याण संबंधी जो भी नियम कायदे बनाए रखे हैं उन नीतियों का आज्ञा पालन संबंधी अवस्था है ये। स्वीकृत नियमों और सामुदायिक कल्याण यानी समाज मनुष्य से ऊपर नहीं है, ये इसका मतलब मेन कारण है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 है। कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता का सर्वोच्च स्तर क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है कानून और व्यवस्था, ऑप्शन 2 दे रखा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है सजा और पुरस्कार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिकता का सर्वोच्च स्तर क्या है? वो है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर इसका बी रहेगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत में क्या होता है? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर व्यक्ति क्या सोचता है? अपनी आत्मा पर चलने की अवस्था है ये, मतलब जो उसकी आत्मा कहती है वो उसी के अनुसार कार्य करता है। जैसे आदमी जो वृद्ध हो जाता है तो उसके अंदर ये चीज़ें पाई जाती है, वो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व त्यागने की सोचता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी। सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण का उदाहरण है? ऑप्शन 1 दे रखा है सजा और आज्ञाकारिता, ऑप्शन 2 दे रखा है पारस्परिक संबंध, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक अनुबंध, ऑप्शन 4 दे रखा है कानून और व्यवस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सजा से बचने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण का उदाहरण है? सजा और आज्ञाकारिता। पहला जो चरण है पूर्व परंपरागत जो है उसका पूर्व परंपरागत जो चरण है उसका ये उदाहरण है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। एक बात और है कि जन्म से 4 वर्ष तक बालक में नैतिकता का कोई विकास नहीं होता। जन्म से 4 वर्ष तक बालक में नैतिकता नहीं होती, नैतिकता नहीं होती क्योंकि वो समाज निरपेक्ष होता है। करो एंड करो का कथन भी है कि बालक जन्म के समय ना तो समाज निरपेक्ष होता है, नहीं समाज के सापेक्ष होता है, तो समाज निरपेक्ष होता है यानी कि वो। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत स्तर में व्यक्ति का ध्यान किस पर होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है व्यक्तिगत लाभ पर, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक अपेक्षा पर, ऑप्शन 3 दे रखा है व्यक्तिगत अधिकार, ऑप्शन 4 दे रखा है सजा से बचाव, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत स्तर में व्यक्ति का ध्यान किस पर होता है? परंपरागत में तो सजा से बचाव के लिए ही वो सबसे ज़्यादा वो करता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, नैतिक विकास का अध्ययन कोहलबर्ग ने किस शोध विधि से किया? ऑप्शन 2 दे रखा है प्रयोगात्मक विधि, ऑप्शन 2 दे रखा है साक्षात्कार विधि, ऑप्शन 3 दे रखा है सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन 4 दे रखा है परिकल्पना विधि, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो नैतिक विकास का अध्ययन कोहलबर्ग ने किस शोध विधि से किया था? तो वो किया था इन्होंने साक्षात्कार विधि से। ये बालकों के पास गए और उनको अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग क्वेश्चन उनसे पूछे ताकि उनकी नैतिकता का जो पता है वो चलते हैं, यानी कि वो निर्णय किस प्रकार से लेते हैं। जैसे हिंद की दुविधा नामक उनको कहानी सुनाई तो उन्होंने अलग अलग उम्र के बच्चों ने अलग अलग उसके आंसर दिए। तो एक साक्षात्कार विधि के द्वारा इन्होंने कोहलबर्ग ने शोध किया। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16 है, अच्छा लड़का लड़के की उन्मुखता किस स्तर में आता है? ऑप्शन 1 दे रखा है परंपरागत स्तर, ऑप्शन 2 दे रखा है पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन 3 दे रखा है उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा पूर्व परंपरागत स्तर। इसमें बालक जिस व्यवहार से वह उत्तम लड़का या लड़की कहलाए इसके लिए वह नैतिक होता है। तो इसका सही आंसर रहेगा परंपरागत स्तर। सही आंसर क्या रहेगा? परंपरागत स्तर इसके अंदर सही आंसर रहेगा। यानी कि इसके अंदर होता क्या है, 10 से 13 वर्ष के जो बालक होते हैं 10 से 13 वर्ष के, उनको अपनी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो वो कुछ ऐसे कार्य करते हैं ताकि उनकी अच्छी प्रशंसा हो। तो ये सब चीज़ें आती है परंपरागत स्तर के अंदर। पर भाई छोटी जो अवस्था है उसके अंदर तो बालक है वो सजा और इनाम के चक्कर में ये सारे कार्य करता है, लेकिन परंपरागत स्तर में बालक ऐसा व्यवहार करता है कि उसको अच्छा लड़का और अच्छी लड़की को कहलाए। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17 है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को किस स्तर पर रखा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है इसका परंपरागत स्तर, ऑप्शन 2 दे रखा है उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन 3 दे रखा है पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत को किस स्तर पर रखा गया है? तो इसको रखा गया है उत्तर परंपरागत स्तर पर। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए बार बार में ये आपको दिखाई दे रहा है उत्तर परंपरागत स्तर इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18 है, नैतिकता का परंपरागत स्तर किस आयु वर्ग में प्रमुख होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है 2 से 4 वर्ष, ऑप्शन 2 दे रखा है 4 से 10 वर्ष, ऑप्शन 3 दे रखा है किशोरावस्था, ऑप्शन 4 दे रखा है वयस्कावस्था, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो 2 से 4 वर्ष या 0 से 4 वर्ष में तो नैतिकता का विकास होता ही नहीं है। और परंपरागत स्तर है वो 4 से 10 वर्ष का है, उसके बाद वाला जो 10 से 13 वर्ष का है, 13 से बाद का 45 वर्ष या 1.5 उम्र तक है। तो सही आंसर इसका रह जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 19 है, कानून और व्यवस्था का उन्मुखता किस स्तर में आता है? कानून और व्यवस्था हेतु जो उन्मुखता है वो किस स्तर के अंदर आती है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका
परंपरागत स्तर ऑप्शन 2 दे रखा है, पूर्व परंपरागत स्तर ऑप्शन 3 दे रखा है, उत्तर परंपरागत स्तर ऑप्शन 4 दे रखा है, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन 5 दे रखा है, अनुत्तरित प्रश्न। तो कानून और व्यवस्था की उन्मुखता जो आती है वो आती है परंपरागत स्तर की। परंपरागत स्तर की दूसरी जो अवस्था है ये है वाली है, परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था है। और पहली जो अवस्था है यानी थर्ड जो अवस्था है वो तो है थर्ड अवस्था, और चौथी अवस्था है ये मतलब पूरे सिद्धांत की। तो एक तो है अच्छे व्यक्तिक संबंध, अच्छे व्यक्तिक संबंध यानी कि इसमें तो बालक क्या ऐसा व्यवहार करता है कि वो ऐसा व्यवहार दर्शाता है कि वो अच्छा लड़का और अच्छी लड़की कहलाए। और चौथी अवस्था जो है यह है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, यानी कि उच्च अधिकारीगण या सामाजिक संगठनों के द्वारा बनाए गए जो प्रतिबंध है उनको उनसे बचने के लिए जो आज्ञा पालन होता है वो होता है परंपरागत स्तर के अंदर। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है, सामाजिक अनुबंध नैतिकता का कौन सा स्तर दर्शाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है पूर्व परंपरागत स्तर, ऑप्शन 2 दे रखा है परंपरागत स्तर, ऑप्शन 4 दे रखा है उत्तर परंपरागत स्तर, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सामाजिक अनुबंध नैतिकता का कौन सा स्तर दर्शाता है, तो वो दर्शाता है उत्तर परंपरागत स्तर। सामाजिक अनुबंध तथा व्यक्तिगत अधिकार, यानी कि इसके अंदर ये है कि जनतांत्रिक लोगों ने जिन नियमों को नियमों को स्वीकार रखा है और समुदाय कल्याण के लिए जितनी भी नीतियाँ और कानून बनाए गए हैं उनकी आज्ञा पालन हमको करना चाहिए, यानी समाज इसके अंदर मनुष्य से ऊपर नहीं होता। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21 है हमारा, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत किस प्रकार के विकास का हिस्सा है। ऑप्शन 1 दे रखा है शारीरिक विकास का, ऑप्शन 2 दे रखा है संज्ञानात्मक विकास का, ऑप्शन 3 दे रखा है सामाजिक विकास का, ऑप्शन 4 दे रखा है भावनात्मक विकास का, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किस प्रकार का हिस्सा है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का हिस्सा है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22 है, कोलबर्ग ने नैतिक निर्णय को समझने के लिए कौन सी कहानियों का प्रयोग किया। ऑप्शन 1 दे रखा है काल्पनिक कहानियाँ, ऑप्शन 2 दे रखा है नैतिक दुविधा की कहानियाँ, ऑप्शन 3 दे रखा है ऐतिहासिक कहानियाँ, ऑप्शन 4 दे रखा है वैज्ञानिक कहानियाँ, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कोलबर्ग ने नैतिक निर्णय को समझने के लिए नैतिक दुविधाओं वाली कहानियाँ सुनाई, मतलब उनके सामने बच्चों के सामने ऐसी परिस्थितियाँ जनरेट की कि बालक देखें उसका क्या जवाब देता है। तो हर उम्र के जो बच्चे थे उन्होंने जो उन्होंने कहानियाँ सुनाई उनकी अलग अलग उत्तर दिए। इनका जो प्रसिद्ध है वो है हिंज की दुविधा, हिंज की दुविधा नामक इनकी एक जो कहानी है वो काफ़ी प्रचलित है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23 है, व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करता है, यह किस स्तर का संकेत है। ऑप्शन 1 दे रखा है पूर्व परंपरागत, ऑप्शन 2 दे रखा है परंपरागत, ऑप्शन 3 दे रखा है उत्तर परंपरागत, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करता है, तो ये है परंपरागत स्तर का, परंपरागत स्तर का ये कथन है, व्यक्ति समाज की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में प्रमुख प्रेरक शक्ति क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है दंड, और ऑप्शन 1 दे रखा है दंड, ऑप्शन 2 दे रखा है इनाम, ऑप्शन 3 दे रखा है तर्क और न्याय, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक परंपराएं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास में जो मुख्य प्रेरक शक्ति है वो है तर्क और न्याय। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा तर्क और न्याय। इसका एग्जाम में भी सही माना है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा तर्क और न्याय। मुख्य प्रेरक शक्ति क्या है, तो सही आंसर रहेगा तर्क और न्याय। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 25 है, अधिकार और कर्तव्य का संतुलन किस स्तर से संबंधित है। इसका तो आंसर भी शायद साथ में हो गया। तो इसका ऑप्शन 1 दे रखा है पूर्व परंपरागत, ऑप्शन 2 दे रखा है परंपरागत, ऑप्शन 3 दे रखा है उत्तर परंपरागत, ऑप्शन 4 दे रखा है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अधिकार और कर्तव्य का जो संतुलन देखने को हमको मिलता है वो मिलता है उत्तर परंपरागत स्तर के अंदर। सही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि जो 5वीं अवस्था है उसके अंदर तो भाई इंसान क्या मानता है कि समाज मनुष्य से ऊपर नहीं है, तो ये तो एक अलग बात हो गई। उसके बाद में जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है उसके अंदर ये मानता है कि भाई नैतिक सिद्धांत अपने आत्माओं पर चलने की बात करता है और दूसरों के लिए सर्वस्व त्यागने की बात करता है। तो इस प्रकार से जो अधिकार और कर्तव्यों का जो संतुलन इसके अंदर देखने को मिलता है वो कौन से मिलता है, उत्तर परंपरागत स्तर के अंदर देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत से संबंधित 25 प्रश्न। हमने 2-3 भागों में कोलबर्ग के सिद्धांत से जितने भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए सारे प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम जो आगे के 1-2 सिद्धांत और बचे हैं हमारी जो पहली यूनिट है उसके अंदर, तो हम उनको आने वाले भागों में उसको कोशिश करेंगे कि हम उनको जल्दी पूरा करें, और फिर हम जो व्यक्तित्व वाली जो हमारी दूसरी यूनिट है उसको शुरू करेंगे। इन प्रश्नों की यदि आप PDF चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल हमारा है RK विद एजुकेशन, और रीट की विज्ञप्ति जो है वो जारी हो चुकी है, ज़्यादा टाइम उसके अंदर है नहीं, तो आप तैयारी जारी रखें और चैनल को शेयर जरूर कर दें, यूट्यूब चैनल को शेयर जरूर कर दें, और ऐसे ही जॉब संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए आप यूट्यूब चैनल पर बने रहें।